Good morning, students, and welcome to my class. Last time we discussed about the entries relating to the revaluation account and reassessment of liabilities account. मतलब अपन ने जो एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवोल्यूशन करते हैं उससे रिलेटेड एंट्री और उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किए थे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क मी. आप मेरे से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे थ्रू या कॉल करके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट और नेक्स्ट पॉइंट रिलेटिंग टू द चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. अब इसमें अपन नेक्स्ट जो पॉइंट ले रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज. जो भी रिटेन अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट्स रिटेन किए हुए पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं, वो या कोई लॉस पड़े हैं, वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. जब कोई भी न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो अगर पुराना कोई भी प्रॉफिट पड़ा है, पुराना अगर कोई भी रिजर्व पड़ा है, तो वो किनका होता है? वो ओल्ड पार्टनर का अर्न किया हुआ होता है. जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है, वो सारा किसका होता है? ओल्ड पार्टनर का. तो जब कोई न्यू पार्टनर आएगा उस समय ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? अपने जो भी रिटेन किए हुए प्रॉफिट्स है, लॉसेज है, वो आपस में ओल्ड पार्टनर ही बांट लेंगे. न्यू पार्टनर को उसका कोई भी शेयर नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी पास्ट एफर्ट्स किए हैं ओल्ड पार्टनर ने. फॉर एग्जांपल, अगर ओल्ड पार्टनर ये जो भी रिटेन अर्निंग्स है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, अगर नहीं बांटते हैं, फर्म में पड़े हैं और न्यू पार्टनर ने एडमिशन ले लिया और उसने कुछ टाइम जैसे 1-2 साल काम किया, उसके बाद में वो फर्म छोड़ के चला जाता है, मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो क्या कहेगा कि जो रिटेन अर्निंग पहले वाले हैं उसमें भी उसका शेयर है, वो हो सकता है मांग ले. तो इसलिए वो क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर जो भी पुराने बचे हुए प्रॉफिट्स है, लॉस है, वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ताकि न्यू पार्टनर को फ्यूचर में या प्रेजेंट में कभी भी इन रिटेन अर्निंग्स का प्रॉफिट या एडवांटेज नहीं मिल सके. इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेज है वो बांट लेते हैं. जैसे रिवोल्यूशन में वो एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन करके जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं. वैसे इसमें भी जो भी रिटेन अर्निंग होती है वो ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेते हैं. उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन करेंगे. उससे रिलेटेड क्या एंट्री होती है मैं आपको बताना चाहूंगा. ये हर बार ये 1 या 2 एंट्री तो हर बार आती ही है. बड़े क्वेश्चन में भी आ सकती है, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकती है. तो बेटा ध्यान देंगे. सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेज. तो इसमें मैंने पहले प्रॉफिट और रिजर्व की लॉस ली है, प्रॉफिट और रिजर्व की एंट्री की है मैंने पहले. तो सबसे पहले लिखा है मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अगर कोई यहाँ P&L अकाउंट भी लिख देगा तो भी गलत नहीं माना जाएगा. क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. किसका? P&L अकाउंट का या प्रॉफिट का, या प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट. जनरल रिजर्व, अगर आपके पास कोई भी जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व वो होगा, तो ये सब क्या होता है? फ्री रिजर्व होते हैं. क्या होते हैं? फ्री रिजर्व होते हैं. इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी रिजर्व या प्रॉफिट बांटेंगे अपन, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज होती है. उनको इंक्रीज करने के लिए अपन उसको क्रेडिट करते हैं. तो अगर पार्टनर में कभी भी अपन प्रॉफिट या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज. और इंक्रीज करने के लिए उनकी कैपिटल को अपन क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. क्योंकि बेटा ये मिक्स एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है. इसमें एक बार सारे रिजर्व आपको शो कर दिए हैं कि ये रिजर्व होते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूं मेनली जो फ्री रिजर्व होते हैं ये 2 होते हैं. फ्री रिजर्व, ये प्रॉफिट भी एक तरह से फ्री होता है, ये भी अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. ये दो रिजर्व होते हैं, ये स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं. इनके लिए भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं. लेकिन अभी एक बार अपन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे वो एंट्री बता रहा हूं. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स रिजर्व अकाउंट. इनके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या एंट्री हो सकती है वो आपको बताइए. फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में. किसमें करेंगे अपन? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में. ठीक है बेटा. तो प्रॉफिट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की यही एंट्री होगी. अगर एक को अपन अलग अलग करना चाहे तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं. अब मैं बता रहा हूं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेज एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो भी लॉस गिवन होते हैं,
लॉस क्या होता है? P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। अगर वो भी अगर गिवन है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। या अगर कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको अपन ने रिटर्न ऑफ नहीं किया, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जिसको अपन ने उस अकाउंट को अपन ने क्लोज नहीं किया, उस अकाउंट को अपन ने वापस क्लोज पूरा नहीं किया तो वो पड़ा रहता है। तो जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर है उसको अगर आप रिटर्न ऑफ नहीं करोगे तो उसका डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा, और डेबिट बैलेंस अगर होगा तो कहां जाएगा? जैसे कोई भी एक्सपेंडिचर है अगर उसका डेबिट बैलेंस पड़ा है तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर उसको रिटर्न ऑफ ही नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस में जो भी खर्चे आते हैं ना, आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंसेस आते हैं तो वो रिटर्न ऑफ होते हैं, तब वो आते हैं। अगर उनको अपन रिटर्न ऑफ नहीं करेंगे कोई भी एक्सपेंडिचर को, बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। कहां पड़ा रहेगा? बैलेंस शीट में। तो उसको जब रिटर्न ऑफ करेंगे उस समय एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां पर देखो ये दोनों लॉस है, लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है, और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? उसको अपन डेबिट करेंगे। इसलिए अपन ने पार्टनर की कैपिटल को यहाँ डेबिट किया है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों एंट्री में कोई भी आपको दिक्कत लगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये दोनों एंट्री तो अपन ने कॉमनली एंट्री कर दी। अब मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा ये क्या चीज होती है और इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यही एंट्री होगी। ठीक है बेटा, तो मैं इनके पॉइंट पर आता हूं, उस पर आप ध्यान देंगे। हाँ तो बेटा अपन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होते हैं? ये जो भी ना फर्म होती है, कंपनी होती है, उसके अंदर जो भी वर्कर्स काम करते हैं उनके कंपेंसेशन के लिए रिजर्व बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट्रीज में, बहुत सारी कंपनी में या बहुत सारी जो भी इंडस्ट्री होती है वहां पर जो वर्कर काम करते हैं उनको कभी ना कभी कोई चोट लग जाती है, कोई डिसेबल हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाता है। तो उनके कंपेंसेशन के लिए, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनका, तो उनको कंपेंसेशन देने के लिए ये फर्म्स होती है या कंपनी रिजर्व बनाती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो जब भी जरूरत पड़ी उनको कोई क्लेम या लायबिलिटी या कोई भी पेमेंट करना होता है तो इस कंपेंसेशन रिजर्व से पेमेंट हो सकता है। तो ये रिजर्व क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। ये इसलिए बनाते हैं कि अगर लायबिलिटी होगी तो पेमेंट इससे हो जाएगा। अगर ये नहीं है, अगर इनकी कोई लायबिलिटी नहीं है तो अपन को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और वो वापस अपन फ्री हो जाएगा। वो फ्री हो जाएगा मतलब वापस उसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो होता है ना, उसको अपन वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बोल सकते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी बोल सकते हैं। ये जो रिजर्व होता है वर्कर्स के लिए बनता है। किसके लिए बनता है बेटा? वर्कर्स के लिए। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, अगर वर्कर को अगर अपन कोई फंड देंगे, उनके लिए कोई फंड बनाएंगे, अगर वो फ्री रहेगा तो वो काम नहीं आ रहा है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहली एंट्री, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये वापस बोल देता हूं मैं एक चीज, ये जो अब मैं ये जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें जो भी बता रहा हूं, ये एडजस्टमेंट, ये तीनों चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी काम आएंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, सब में काम आएंगे। मतलब ये जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये 3 चैप्टर में वापस काम आने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी वे में नहीं लें। आपके 12th बोर्ड एग्जाम है जिसकी मतलब आपके लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका जो रिजल्ट है वो आपके पूरी लाइफ में काम आने वाला है। तो इसको अच्छी तरह से समझें। इफ देयर इज नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब इस वर्कर की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्कमैन कंपेंसेशन फ्री हो गया। तो इसको पार्टनर में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है, वर्कमैन इफ देयर इज नो लायबिलिटी या इफ देयर इज नो क्लेम,
फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए कोई भी क्लेम नहीं होगा तो वर्कमैन कंपनसेशन को ओल्ड पार्टनर में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब अगर आपको क्लेम दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्या दे रखा है? क्लेम दे रखा है, और वो क्लेम जो है ना वो WCR मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से छोटा है। क्लेम क्या है? छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन बना हुआ है आपके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका मान लो 1 लाख का। कितने का है? 1 लाख का। और जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है मान लो आपके 40,000 का। ये एग्जांपल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 1 लाख का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है? 40,000 का। मतलब अपनी लायबिलिटी कितनी? 40,000 की। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन क्या करेंगे? 1 लाख का जो रिजर्व होगा, 1 लाख के रिजर्व को अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लेम कितना है? 40,000 का। 40,000 का क्लेम अपन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। रिमेनिंग जो 60,000 होंगे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे ए और बी है तो ए और बी में कर दिया, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो जो क्लेम अगर कम होगा, क्लेम क्या है? WCR ज्यादा है और क्लेम कम है, तो उस समय क्या करेंगे? इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये क्लेम अपनी लायबिलिटी है और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होगा। अब एक और बात बताना चाहूंगा, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है, या जैसे कोई भी फ्री रिजर्व है या कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो रहता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रहेगा। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहां रहेगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। जब कोई भी क्लेम होगा तो जितना क्लेम होगा वो क्लेम में चला जाएगा। ये भी कहां आ जाएगा? लायबिलिटीज में आ जाएगा। जब तक पे नहीं होगा, जब तक इसको अपन पेड नहीं करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो रहेगा और ये बाकी बचा हुआ ओल्ड पार्टनर्स में कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं व्हेन WC मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम ज्यादा है। क्लेम क्या है? ज्यादा है। मान लो क्लेम है आपका 1,20,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ कितना है? वो 1 लाख का ही है। क्लेम ज्यादा हो गया। अब क्लेम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। उस समय एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख तो अपन रिजर्व से ले लेंगे और 20,000 अपन रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। किससे करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट से। और फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में अपन कितना डाल देंगे? 1,20,000, 1,20,000। ये अपनी लायबिलिटी पड़ी रहेगी जब तक पे नहीं होगी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो रहेगी। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपन इसको शो करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये अगर मोर होगा, अगर क्लेम ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा जो भी क्लेम होगा अपन रिवोल्यूशन अकाउंट से उसको चार्ज कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट से। फिर 4 पॉइंट है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम इक्वल है किसके? रिजर्व के। जैसे मान लो आपका क्लेम 1 लाख का है और वर्कमैन कंपनसेशन भी कितने का है? रिजर्व भी कितने का है? 1 लाख का है। तो फिर WCR जो भी है वो पूरा का पूरा क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा। WCR कहां चला जाएगा? क्लेम में। और आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा क्लेम में ट्रांसफर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा। कभी कभी 1 नंबर की एंट्री बोर्ड में 1 या 2 नंबर की बोर्ड में आ जाती है, कभी कभी 3 नंबर की भी आ जाती है, बड़े क्वेश्चंस में भी आती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको समझें और अपनी अच्छी तरह से इसको अगर लर्न कर ले, रिवाइज कर ले, जो हो सकता करें। इसमें जो भी एंट्रीज बनती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगे चैप्टर्स में भी काम आएगी। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट है। चारों टाइप में मैंने बता दिया है कि अगर क्लेम नहीं होगा तो क्या होगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लेम अगर कम होगा तो थोड़ा बहुत क्लेम में चला जाएगा और बाकी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्लेम अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? क्लेम ज्यादा होगा तो जो भी एक्स्ट्रा क्लेम है वो अपन रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्लेम अगर बराबर होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के तो अपन क्या करेंगे? सारा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे। ओके बेटा, अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
वो भी इस जैसा ही है, किस जैसा, जो अपन ने अभी किया सेम उस जैसा ही है, बस नाम चेंज है। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूं और आप अच्छी तरह से उसको समझे। बेटा अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिजनेसमैन जो भी होते हैं जिनका बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उनके पास अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है, तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपना प्रॉफिट जो भी होता है बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता है, इसके अलावा दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो कुछ कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो अपने पैसों को, अपने भी जो भी फंड्स होते हैं उनको बाहर आउटसाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता है जो सिक्योरिटी मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है या जो शेयर मार्केट है, जिसमें अप डाउन चलता रहता है, कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। इसके लिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कंपनी होती है या कोई फर्म्स होती है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए वो रिजर्व बना के रखती कि कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट का कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को उस रिजर्व से चार्ज कर सकें, ताकि ज्यादा उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं आए। तो इस लॉस के लिए वो क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अपन बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज आर प्रिपेयर्ड और मेंटेन फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लॉसेज। जो भी फ्यूचर में होने वाले इन्वेस्टमेंट लॉस है उनको, उनके लिए अपन ये बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी स्पेसिफिक रिजर्व ही है, इसका यूज अपन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए करते हैं। अब इसको इसमें अकाउंटिंग, एडमिशन में इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, अगर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपन मैंने लिखा व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए में 6 महीने पहले खरीदा था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का 6 मंथ बिफोर, अब वो इन्वेस्टमेंट अभी भी 1 लाख का है, तो आपको कोई लॉस नहीं चल रहा है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो कैसे करेंगे, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो करंट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिक्स होगी तो करंट में चला जाएगा। IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, IFR कहीं यूज नहीं आ रहा है तो। सेकेंड, व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन द मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट को 1 लाख रुपए में खरीदा और उसकी मार्केट वैल्यू कम चल रही है, जैसे 90,000, 80,000, 70,000, 98,000, 95,000, तो आपको लॉस हो रहा है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू तो ज्यादा है लेकिन मार्केट वैल्यू कम हो रही है। उस लॉस के लिए आपने जो रिजर्व बना रखा है उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये रिजर्व कितना है ये भी डिपेंड करता है, ये रिजर्व लॉस से ज्यादा है या कम है, वो भी अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 3-4 पॉइंट लिए हैं, इसको ध्यान दें। When book value is more than the market value, बुक वैल्यू ज्यादा है किससे, मार्केट वैल्यू से, मतलब आपको लॉस तो हो रहा ही है, तय है ये लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना है, आपके रिजर्व से ज्यादा है, रिजर्व से कम है या रिजर्व के बराबर है, उससे रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट लॉस इज लेस देन द IFR, इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है ना वो IFR से कम है। लॉस क्या है, कम है, लॉस कम है, IFR ज्यादा है। जैसे लॉस फॉर एग्जाम्पल मैं यही लेता हूं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल यहां ले लिया, जैसे इन्वेस्टमेंट आपके दे रखे हैं 1 लाख के, मार्केट वैल्यू 90,000 और IFR कितना है 15,000। अब देखो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 90,000 और IFR कितने का है 15,000 का। तो आपके पास IFR तो 15,000 का है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 90,000, मतलब 10,000 का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस है। लॉस जो हो रहा है ना वो IFR से कम है। इन्वेस्टमेंट लॉस इज लेस देन द IFR, इन्वेस्टमेंट का लॉस कम है, IFR ज्यादा है, तो उस समय क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो भी होगा, जैसे 15,000 का है वो यहां ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना हुआ 10,000 का,
और 5,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? पार्टनर्स में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर लॉस, इन्वेस्टमेंट का लॉस अगर कम होगा और आईएफआर का बैलेंस ज्यादा होगा तो रिमेनिंग जो आईएफआर होगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉस हो रहा है उस लॉस को अपन इन्वेस्टमेंट रिजर्व से चार्ज कर लेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट लॉस इज मोर देन द आईएफआर। इन्वेस्टमेंट का लॉस ज्यादा है, लॉस ज्यादा है और आईएफआर कम है। उस समय क्या करेंगे, उस लॉस के लिए अपन एक्स्ट्रा जो लॉस हो रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? आईएफआर अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का लॉस ज्यादा है तो जो लॉस आईएफआर से होगा वो इससे चार्ज हो जाएगा, रिमेनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगर लॉस ज्यादा होगा आईएफआर से। अब अगर इन्वेस्टमेंट लॉस इज इक्वल टू आईएफआर, इन्वेस्टमेंट का लॉस और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम है, तो इन्वेस्टमेंट का जो भी लॉस होगा वो आईएफआर से चार्ज कर लेंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पार्टनर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा जब आईएफआर बड़ा होगा, आईएफआर अगर छोटा होगा और लॉस बड़ा होगा तो अपन रिवैल्यूएशन से लॉस चार्ज करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट लॉस और आईएफआर इक्वल होगा तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो पूरा आईएफआर से चार्ज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज व्हेन बुक वैल्यू इज लेस देन द मार्केट वैल्यू, लेस देन द मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कम है इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो अपन को फायदा ही है। जैसे इन्वेस्टमेंट अपन ने 1 लाख में लिया, अब उसकी मार्केट में वैल्यू 1.5 लाख चल रही है या 120 चल रही है या 2 लाख चल रही है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में ज्यादा चल रही है। क्या चल रही है? ज्यादा। तो आपको कुछ टेंशन की बात नहीं है, आईएफआर का यूज नहीं आएगा। कैसे? जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है तो आईएफआर जो भी पड़ा है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू ज्यादा है मार्केट में उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को अपन ज्यादा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि मार्केट में ज्यादा है तो अपन को बुक्स में भी ज्यादा बतानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दी। अब अपन को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जैसे प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर देखो रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा था क्योंकि लॉस ज्यादा था और आईएफआर कम था, तो ये पार्टनर में भी ये भी बटेगा। ये लॉस है, क्या है? एक तरह से ये रिवैल्यूएशन लॉस है, ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस। ठीक है, ये भी पार्टनर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मैंने अभी आईएफआर की एंट्री करवाई है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि सर से ये पूछना लायक है तो वो पूछ सकते हैं। मैं वापस एक बार आप चाहे तो रिपीट कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आप अगर वापस इसको देखेंगे, अगर इसको वापस बार बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। और भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है वो भी दूर नहीं हो रहे हो तो आप मेरे से फोन पर या कॉल पर या कोई भी मैसेज के थ्रू मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा बेटा, ये तीनों जो भी अपन ने आज किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आईएफआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके इसके मतलब ना 1-2 एडजस्टमेंट तो बोर्ड में 100% आते ही हैं, 100% आते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, अपन सोच रहे हैं आज मैंने 1 मार्क्स की पढ़ाई अच्छी तरह से कर लिया, मुझे 1 मार्क्स की पढ़ाई आ गई है, तो साल में 365 दिन होते हैं। उसमें से अगर आप 200 दिन या 100 दिन भी एक सब्जेक्ट के लिए, हम 100 दिन एक सब्जेक्ट में पढ़ लो ढंग से, और यही सोच के चलो कि 1 मार्क्स 1 दिन में मैंने कवर कर लिया है, तो 100 दिन में 100 मार्क्स होते हैं। 100 दिन में कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क्स। तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको लर्न करें, रिवाइज करें। इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो इलस्ट्रेशन है जो आज मैं आपको दूंगा, वो अच्छी तरह से सॉल्व करें। और मैं कुछ इलस्ट्रेशन हो सकेगा तो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करके सुना दूंगा, वो आप अच्छी तरह से समझ लें, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर कोई नहीं आए डाउट तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं बेटा। ओके बेटा,
तो मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, या कुछ क्वेश्चंस भी हो सके तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको ध्यान से सुने और समझें। और नेक्स्ट एपिसोड में अपन इससे रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, मुझे लगा कि वो इम्पोर्टेंट है और आप नहीं कर पाओगे, तो मैं जरूर इसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, तो बेटा अपन क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 41 पर आते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर का रेशियो 5:3 है। सी वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को न्यू पार्टनर बनाया है। ऑन द डेट ऑफ सीज एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी शोड अ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है 60,000 एंड अ बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है ना, एसेट साइड में दे रखा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट साइड में दे रखा होता है तो फर्म के लिए क्या होता है बेटा, लॉस होता है। तो आपको दो चीज़ें दे रखी, जनरल रिजर्व और लॉस। तो आपको जब एडमिशन होता है ना, उस समय जनरल रिजर्व या प्रॉफिट का बैलेंस होता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। और जो भी ये प्रॉफिट होते हैं ना, रिटेन अर्निंग्स होते हैं, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ए और बी को 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3 में। फिर अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है ना, वो लॉस होता है। तो उसको भी अपन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा ये इलस्ट्रेशन नंबर 41 किया अपन ने। अब सेकंड नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर आते हैं 42 पर। 42 को आपको ध्यान से देखो बेटा। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। मतलब ए बी सी का रेशियो कितना है, 4:3:2। एडमिटेड डी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। पार्टनर डी को इन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च की। इन्होंने इसको 1 अप्रैल को ज्वाइन किया है, किसको, डी को, मतलब एडमिट किया, जबकि 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 90,000। मतलब 90,000 के पास, 90,000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से ही अवेलेबल है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है आगे वो देखो आप। अब इसमें अलग अलग केसेस दे रखे हैं आपको, क्या क्या दे रखे हैं। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। ये अलग अलग केस में वर्कमैन कंपनसेशन का क्या यूज होगा वो बताना है आपको। सबसे पहले केस 1 है, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब वर्कर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, वर्कमैन का कोई कंपनसेशन नहीं है, तो पूरा जो ये WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केस 1 में देखो आप ध्यान से सुने, केस 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर में, ABC में उनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू A टू B एंड टू C's कैपिटल। तीनों में अपन बांट देंगे 4:3:2 रेशियो में। अब सेकंड केस क्या है बेटा, देखो आप। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। अब ये कह रहा है सेकंड केस में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है, क्या है, क्लेम 45,000 का। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दे रखा है 90,000, उसमें से 45,000 तो अपन ट्रांसफर कर देंगे क्लेम में, वर्कमैन कंपनसेशन में, और जो रिमेनिंग 45,000 बचेंगे वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब देखो सेकंड केस में क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ तो अपन ये ऐसा भी बोल सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे तो भी चल जाएगा। 45,000 उसमें ट्रांसफर कर दिए, जो रिमेनिंग 45,000 बचे हैं वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, इनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब थर्ड केस देखो आप वापस, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है, 99,000, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन है कितना, 90,000। आपके पास 90,000 का रिजर्व है, WCR कितने का, 90,000 का, जबकि आपका क्लेम 99,000 का है। मतलब क्लेम ज़्यादा है, लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर लाइबिलिटी ज़्यादा होती है उस समय अपन क्या करते हैं, 9,000 रुपये अपन क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। 9,000 कहाँ से चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो थर्ड केस में आप देखो अच्छी तरह से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 90,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट से अपने चार्ज कितना किया, 9,000
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। अब ये 9,000 जो अपने रिवोल्यूशन से चार्ज किया ये फर्म के लिए लॉस हो गया एक तरह से, क्योंकि 9,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस बढ़ता है। तो ये 9,000 की अपनी लाइबिलिटी बढ़ी है तो इसलिए 9,000 का लॉस हुआ। 9,000 का लॉस अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो इस थर्ड केस में रिवोल्यूशन की एक ही एंट्री है और वो भी कहाँ है, डेबिट में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट में ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। लॉस को तीनों पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, तीनों में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस लॉस को। ये लॉस हुआ एक तरह से 9,000 का। ठीक है बेटा, अपन इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू। अपन नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 43। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, 43 में क्या गिवन है आपको, ए बी सी sharing profit and loss in the ratio 4:3:2 decide to D as a new partner with effect from 1st April 2020 and extract of their balance sheet as a 31st March 2020 is। अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 18,000, मतलब रिजर्व आपके पास 18,000 का पड़ा है लॉस के लिए, और इन्वेस्टमेंट की आपको गिवन है एट कॉस्ट 2 लाख का दे रखा है। अब नीचे शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको केस दे रखे अलग अलग, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको बताना है। केस 1, इफ़ देर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का कोई लॉस नहीं है, तो ये IFR जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तीनों पार्टनर में बांट देंगे अपन उनके ओल्ड रेशियो में। तो फर्स्ट एंट्री देखो, IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, तीनों में अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 18,000 को। अब सेकंड केस देखो, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट की रेट कितनी है, कॉस्ट कितनी है 2 लाख, मार्केट वैल्यू भी कितनी है 2 लाख, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसमें भी फर्स्ट केस की तरह ही एंट्री करेंगे, फर्स्ट केस की तरह। इसमें लिखा हुआ देखो, केस 2 सेम सॉल्यूशन एज गिवन इन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की तरह ही एंट्री होगी, कोई लॉस नहीं है। अब थर्ड केस देखो आप, थर्ड केस में क्या लिखा हुआ, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, 1,91,000, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है, कम हो गई है, कितने हज़ार, 9,000 से, तो अपने पास रिजर्व कितना है 18,000 का, तो 18,000 का जो रिजर्व है उसमें से इन्वेस्टमेंट का लॉस चार्ज करेंगे 9,000 रुपये। आई रिपीट, 18,000 का जो रिजर्व है उसमें से 9,000 का लॉस अपन चार्ज कर लेंगे और रिमेनिंग 9,000 जो बचेंगे रिजर्व के वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो केस नंबर 3 देखो आप, केस नंबर 3 की एंट्री देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो एसेट्स को क्रेडिट करते हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट किया, ये लॉस है 9,000, ये चार्ज हो गया एक तरह से IFR से। फिर रिमेनिंग जो 9,000 बचे तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ABC में, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, 9,000 को 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 3 हो चुका है। केस नंबर 4 को देखो वापस, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की और ज़्यादा गिर गई है, 27,000 का लॉस हो रहा है, जबकि अपने पास रिजर्व कितना है, रिजर्व अपने पास 18,000 का। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट गिवन है 2 लाख के और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 1,73,000, 27,000 का लॉस हो रहा है और अपने पास लॉस के लिए जो अपन ने पहले से रिजर्व बना रखा है 18,000 का है, 9,000 का ज़्यादा लॉस है, तो 9,000 का जो ज़्यादा लॉस है अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। किससे करेंगे, केस नंबर 4 में 9,000 का जो एक्स्ट्रा लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो देखो इसमें एंट्री क्या बन रही है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपन ने डिक्रीज कर दी 27,000। आप देखो रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया इस एंट्री में। केस 4 में रिवैल्यूएशन 9,000 से डेबिट है और कुछ भी नहीं है, तो 9,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट है, कैइड में कुछ नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस है 9,000 का। तीनों पार्टनर्स में अपन इस लॉस को उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इस लॉस को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखो बेटा ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। केस नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। केस नंबर 5 देखते हैं वापस, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2,18,000 हो गई और इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है एसेट्स में, देखो 2 लाख गिवन है, कितना है ओनली 2 लाख, तो क्या होगा बेटा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट गिवन है बैलेंस शीट में ऊपर देखो, और
इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 2,18,000, तो इसका मतलब क्या है 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 18,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो, IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई 18,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो 18,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 टू रिवोल्यूशन अकाउंट 18,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब रिवोल्यूशन को देखो, रिवोल्यूशन क्रेडिट में है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट में रिवोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उस समय प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना 1000, 18,000, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, ये 18,000 का प्रॉफिट बांट रहे हैं अपन रिवोल्यूशन का, क्या बांट रहे हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेटा ये अपन ने इलिस्ट्रेशन कर लिए हैं, 3 इलिस्ट्रेशन अपन ने देखे हैं, तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सअप मैसेज या कुछ कैसे भी करके पूछ सकते हैं। ये तीनों इलिस्ट्रेशन आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करो और इसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पीछे बुक में वो भी करो। मैं क्वेश्चन नंबर आपको भेज दूंगा, वो क्वेश्चन आप करना अपने घर पर बैठ के। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो बेटा ये ज़रूर आप करना। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।